नमस्कार, मैं एडवोकेट संदीप कुमार पांडे। एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है और जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अतीक अहमद के शूट आउट के बाद एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या देश में रूल ऑफ लॉ है या नहीं। क्या वर्तमान गवर्नमेंट संविधान में बिलीव करती है या नहीं। तो ये मुद्दे हैं और अहम मुद्दे हैं जिसको विश्लेषण करने की, जानने की आवश्यकता है। कुछ लोग अतीक अहमद के मृत्यु के बाद, शूट आउट के बाद जश्न मना रहे हैं एक वर्ग, और दूसरा वर्ग यह आक्षेप लगा रहा है कि सरकार मजहब के आधार पे कानून व्यवस्था को लागू कर रही है। जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं उनको आज समझने की आवश्यकता है कि जो टीवी डिबेट के आधार पे ओपिनियन बना के पूरी जनता को दो वर्गों में बांट दिया गया है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही गंभीर समस्या खड़ी करने जा रही है। बहुत सारे मैंने आईपीएस ऑफिसर के इंटरव्यू सुने, बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों के ओपिनियन सुने। इसके बाद मुझे लगा कि इस मुद्दे पे अपनी राय रखनी चाहिए और ये मेरा व्यक्तिगत राय है जो मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। ज़रा कल्पना कीजिए दो सिचुएशन। पहली सिचुएशन है कि अगर हम ये सोचें कि किसी देश में लॉ हो ही ना तो उस देश की स्थिति क्या होगी, और दूसरी स्थिति यह है कि आप ये सोचिए कि जिस देश में लॉ है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन, उसका लागू करना केवल चॉइस पे डिपेंड करे कि किसके ऊपर लागू होगा, किसको ये फैसिलिटेट के लिए करेगा और किसके लिए दिक्कत पैदा करेगा। इसीलिए लॉ को कभी कभी कहा गया है कि लॉ इज़ ए स्वॉर्ड फॉर समवन एंड शील्ड फॉर समवन। किसी के लिए तलवार की तरह काम करता है और किसी के लिए ये ढाल की तरह कार्य करता है। प्यारे साथियों, मुझे कोई खुशी नहीं है इस बात का कि अतीक अहमद का शूट आउट हुआ, और नहीं होना चाहिए। जो रूल ऑफ लॉ है उसका इक्वल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और लीगल प्रोसेस के थ्रू जस्टिस होनी चाहिए, क्योंकि लॉ में एक नेचुरल प्रिंसिपल है अडी अल्टेरम पार्टम। इसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड है, मीन्स राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अधिकार। अतीक अहमद कितना भी बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो, उसे भी सुने जाने का अधिकार है। इससे पहले विकास दुबे की इनकाउंटर में हत्या हुआ और जबकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था, तब भी इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसे लोगों को मारा जा रहा है, ऐसे लोगों को समाज से मुक्ति दी जा रही है, तो इस बात पर भी गंभीर विचार करना चाहिए कि क्या अतीक और विकास जैसे लोगों को मार के हम समाज को क्राइम मुक्त बना सकते हैं। मेरा मानना है कि कभी नहीं होगा, जब तक कि लॉ का केवल माफिया के खिलाफ नहीं बल्कि उस सिस्टम में बैठे लोग और उस सत्ता के लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी जो ऐसे माफिया पैदा करते हैं। ओरिजिन ये रही कि अतीक अहमद शुरू से एक गरीब परिवार से था, तागा चलाने वाले का बेटा था, और जब उसने शुरू किया अपराध की दुनिया में अपना जीवन, अपना कैरियर, तो सत्ता और सिस्टम में बैठे लोगों ने इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने हितों के लिए एज ए अपॉर्चुनिटी, एज ए अवसर देखा अतीक अहमद को और उसका साथ दिया, जिसकी वजह से एक छोटा सा गली का बच्चा जो अपराध की दुनिया में कदम रखता है छोटे अपराधों से, और भारत का एक बहुत बड़ा माफिया बन जाता है। अतीक अहमद के ऊपर जो कार्रवाई लीगल चल रही है, क्या उस समय के तत्कालीन जो सत्ता में बैठे लोग थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? क्या उस समय सिस्टम में बैठे जो अधिकारी थे जिन्होंने इसका साथ दिया इतने बड़े अपराध करने में,
चाहे वो राजू पाल की हत्या हो, चाहे उमेश पाल की हत्या हो, चाहे चाँद बाबा की हत्या हो, और इससे पहले चाहे इन्होंने जितने अपराध किए वो उन अपराधों में जिसमें मृत्युदंड तक की सज़ा है, कोई भी एक्शन तरीके से लिया गया। सिस्टम में बैठे जुडिशियल सिस्टम में जो लोग थे, जो न्यायिक अधिकारी थे, जो छुट्टियां ले लिया करते थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि पहली हत्या के बाद इसके ऊपर एफआईआर होता, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता और इसको सज़ा दी जाती, जिससे कि आगे के जो क्राइम है उसे रोका जा सकता था। अतीक अहमद एक ऐसा माफिया बना जिन्होंने कई ऐसे आईपीएस ऑफिसर को इसने धमकाया, उनको प्रताड़ित किया, और जो ईमानदारी से काम करना चाहते थे, जो ईमानदारी से काम करने की कोशिश की, उसके ऊपर के बैठे सत्ताधारी लोग, सफ़ेद पोशों ने उसका साथ दिया और उस आईपीएस के मोरल को डाउन किया। प्यारे साथियों, आज 3 लोगों ने अतीक और अशरफ की शूट आउट किया है। वो 3 और माफिया जो आज पैदा हुए हैं, उनका भी बैकग्राउंड गरीब परिवार से आते हैं। निश्चित तौर पे इसी तंत्र ने, चाहे तंत्र के माध्यम से हुआ है, चाहे ऊपर के लोगों के द्वारा इसे प्लान किया गया, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को 3 और उभरते माफिया मिल चुके हैं। रूल ऑफ लॉ की जो बात कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां रूल ऑफ लॉ की बात कर रही हैं। अगर ये रूल ऑफ लॉ और मीडिया अगर ये रूल ऑफ लॉ, संविधान की बातें उस समय कर लेता जबकि अतीक अहमद की शुरुआत हुई थी, तो निश्चित तौर पे अतीक अहमद इतना बड़ा माफिया नहीं होता और शायद एक केस में सज़ा काटने के बाद वो एक अच्छा अपराधी, अच्छा सम्मानित नागरिक समाज का बन सकता था। कठिन सवाल ये भी है, सत्ता के सामने इस माफिया को मार देना हल नहीं है। जो परिस्थितियां ऐसे माफिया को पैदा करती है, उनको जब तक दूर नहीं किया जाएगा, जब तक इनको सम्मान देना बंद नहीं किया जाएगा, जब तक इनको टिकट देना बंद नहीं किया जाएगा, और जब तक जनता इनको सत्ता में आने से रोकेगी नहीं, माफिया बनते रहेंगे और हत्याएं होती रहेंगी। समाज के लिए खतरा है। और जैसा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि लॉ है क्या, लॉ को डिफाइन करना, हमारे जो जूरिस्ट थे उन्होंने कहा कि लॉ को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं डिफाइन किया जा सकता है? क्योंकि सोसाइटी डायनेमिक है, और जब सोसाइटी डायनेमिक है, जब परिस्थितियां बदल रही हैं, तो उन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए लॉ भी परिवर्तित होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। इसलिए कोई भी स्टैटिक डेफिनेशन देना लॉ का, ये कतई सही नहीं होगा। लेकिन मैं एक जो पॉजिटिव थ्योरी के मेन प्रपाउंडर हैं जॉन ऑस्टिन, इन्होंने कहा कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमांड? द मीनिंग ऑफ कमांड इज सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल, एंड सॉवरेन मीन्स होता है इंडिपेंडेंट स्टेट अथॉरिटी who will implement these rules and principle and backed by sanction। sanction का मतलब होता है पनिशमेंट। यानी कि लॉ इज ए कॉमन सेंस कहा गया है। लॉ क्या है? कॉमन सेंस है, विच इज गवर्न बाय द मोरालिटी, राइट सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है, और समाज के उन नियमों के खिलाफ जो सेट ऑफ प्रिंसिपल बने हैं उनके अगेंस्ट में कोई कार्य किया जाता है तो इलीगल होगा, और स्टेट को अथॉरिटी है कि वो उसे पनिशमेंट दे जो उस रूल और नियमों को वायलेशन करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपनी चुनावी रणनीति को लेकर एक सरकार को जो घेरती हैं, निश्चित तौर पे ये बहुत ही गंभीर विषय है कि अपने शासनकाल में अगर वो अतीक अहमद के ऊपर रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट कर देते और वही उसी समय उसे पनिशमेंट दे दिया जाता, तो निश्चित रूप से लॉ की विजय होती, सत्य की विजय होती, और अतीक अहमद माफिया बनने से बच जाता। बहुत सारे ऐसे माफिया हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको कि सत्ता और पॉलिटिकल पार्टी का श्रेय मिलता रहा है और सज़ा मिलती है केवल माफिया को। मैं आदरणीय योगी जी से भी कहूँगा कि आप ऐसे सिस्टम में बैठे लोगों के खिलाफ और ऐसे सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ भी एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए
न्यायिक कमेटी की गठन करके उन लोगों का भी पता किया जाए जिन्होंने उसका साथ दिया और इतना बड़ा माफिया बनाया। आने वाली न केवल अतीक अहमद का अपने यहाँ पे हत्या हुई है, बल्कि एक कौम में उनके मन में एक रोष है, और ऐसे बच्चे जो इस तरीके के मोटिवेशन से गवर्न होंगे, निश्चित तौर पर आने वाले समय में बदले की भावना से और सारे माफिया पैदा हुए होंगे। सत्ता बदलेगी और सत्ता में दूसरे तरफ के लोग जो बैठे हैं, जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, फिर कई ऐसे माफिया पैदा कर देंगे। इस तरीके का नॉर्म्स बनने नहीं चाहिए, इस तरीके का सिस्टम नहीं होना चाहिए। इस तरीके की परिस्थितियों को ख़त्म करना होगा अगर हमें उत्तर प्रदेश से इस तरीके के माफिया राज को मिटाना होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पिछड़े राज्य, जो कि जहाँ के सबसे ज़्यादा युवा आबादी के बच्चे बेरोजगारी के कारण तमाम शहरों में रोजगार के लिए जाते हैं और उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना होगा, बच्चों को एक बेहतरीन माहौल देना होगा जिससे कि न केवल वो शिक्षा ग्रहण करें, अपितु वह समाज में सक्रिय भूमिका अदा करें और समाज के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित करें। प्यारे साथियों, आज का ये मुद्दा बहुत गंभीर है और बहुत सारे ऐसे डिबेट पे लोग आ रहे हैं जो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। हिंदू वर्ग कह रहा है कि अच्छा हुआ, और मुसलमान वर्ग कह रहा है कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जय श्री राम के नारे लगे, इस तरीके के डेराइवेटिव अगर चलते रहेंगे, इस तरीके के नारे को हम समर्थन करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य संकट में होगा। असादुद्दीन ओवैसी साहब ने बैरिस्टर हैं, और इससे 1 साल पहले का अगर आप अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बेगम का अगर आप वीडियो देखें तो उन्होंने कहा था कि हमारे मुसलमान जो भाई हैं वो अब किसी पार्टी के गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि हम अपने लोगों को चुनकर लाएंगे। और उस समय असादुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए थे उस मंच पर। निश्चित तौर पे धाराएं परिवर्तित हुई। समाजवादी पार्टी से विधायक और सांसद रहने वाले अतीक अहमद के प्रति अखिलेश सरकार की नाराज़गी, और सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो भाषण हुआ कि मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, ये सब एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट जो आया और उसके बाद जो एक्शन हुआ, निश्चित तौर पे हमारी जनता इससे कमज़ोर होगी। भारतीय संविधान के प्रियम्बल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत ही गोल्डन वर्ड्स को उन्होंने पिरोया। जब ड्राफ्टिंग हुई संविधान का तो उसमें लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and promote among them all assure fraternity, assuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nations. In this 26 November 1949, do hereby adopt, enact, and to give ourselves this constitution. My dear friends, भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि वी द पीपल ऑफ मुस्लिम, वी द पीपल ऑफ हिंदू। उसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोगों को समझना होगा कि जब तक आप हिंदू, मुसलमान, धर्मों के आधार पे, जातियों के आधार पे बढ़ते रहेंगे, सत्ता में जो ये लालची, लोभी, मक्कार, डकैत, लुटेरे, ये जब तक रहेंगे आपका शोषण होता रहेगा, हत्याएं होती रहेंगी। ये गंभीर सवाल है कि गरीब घर के बच्चे इस तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, शहंशाह बनने के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हैं, और उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस दर्द से झेलती हैं।
आज जो परिवार पे गुजर रहा है, 2 नाबालिग बच्चे हैं अतीक अहमद के, उनके मन में एक बदले की भावना होगी और जब भी उन्हें मौका मिलेगा अपने बाप के कातिलों का बदला लेने के लिए वो भी बंदूक उठाएंगे और फिर एक और हिंसा होगा। ये कतई मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ। चिंतन और चिंता दोनों करने का ये समय है। हमें अपने समाज और सोसाइटी को सही दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी भी इस तरीके की हिंसा न हो और ऐसी चीज़ों को हम बढ़ावा न दें। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा हमारे देश के महान कवि आदरणीय मैथिली शरण गुप्त साहब की। उन्होंने लिखा कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वहीं की जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ कि हमारा समाज एक अच्छी दिशा में जाएगा और जितने भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, सही रूप से गाइड करें, मीडिया के डिबेट पे न जाएं, पोलराइज ना हों और ध्रुवों में न बटें, एक हों और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करें, इलेक्शन करें नेताओं का जो योग्य है, जो चुने जाने योग्य है, जो आपके लिए सही दिशा बनाएगा, जो स्कूल बनाएंगे, जो अच्छा सिस्टम देंगे, जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, हमारे लिए सोचेंगे, हम उनको चुनकर लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।